am welcoming you all that here to the sprint batch of class 11th. And hello guys, welcome to the sprint batch of class 11th 2021-22 बैच. एंड हम लोग क्या करेंगे, पूरे फुल ईयर आपको ये कोर्स देंगे और हर एक टॉपिक को एकदम डीपली लेके जाएंगे. एज अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में ही पढ़ने जाते हैं, क्लास 12th मतलब का बोर्ड का प्रिपरेशन करने जाते हैं, तभी भी आप हमारे कोर्स को पढ़ सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी और हम लोग एकदम सिंप्लीफाइड और यूनिफाइड मैनर में, जैसे फिजिक्स और हमारा साइंस बोलता है कैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ेंगे. एकदम लॉजिक समझेंगे हर एक पॉइंट पे कि क्या लॉजिक है एकदम, ठीक है. और हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, व्हाट द मैटर ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में. आई होप आप आगे होंगे, ठीक है. और क्लास 10th की तो जर्नी अच्छी नहीं रही होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 10th की जो जर्नी है आपकी, उसके लिए कुछ इम्प्रेसिव किया जाए. क्लास 11th में, क्लास 11th में पढ़ाई करेंगे. और देखिए, क्लास 10th का तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, एज अ सीनियर मैं आपको बोल सकता हूँ कि क्लास 10th की जो डिग्री है आपकी, इट इज़ प्योरली फॉर व्हाट, फॉर योर, जस्ट फॉर योर डेट ऑफ बर्थ. ओके, इट इज़ नथिंग else, it is just for your date of birth, and all is dependent on your class 11th and 12th. What you do in class 11th and 12th is purely determine your future. Okay guys, so let's start and welcoming you all in the sprint batch of class 11 physics. And here we start the first chapter, which is known as physical world, and welcoming you all in also the physical world of my which is my name is what, Rajat Singh's physical world. Okay, and this is my physical world, and you have to start from chapter number 1 of the class 11th. Okay, I hope you all are good and be healthy, be take care of yourself. बाहर नहीं निकलिए, घर से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा जान का खतरा है, क्योंकि देखिए हमारे देश में इवन अभी ऑक्सीजन की सप्लाई मीट नहीं हो पा रही है. तो प्लीज़ घर रहिए, सुरक्षित रहिए, यूट्यूब चैनल खोलिए, मैट्रिक्स क्लास पे आइए और पढ़ाई करिए. पढ़ाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द फिजिकल वर्ल्ड. अब फिजिकल वर्ल्ड में देखिए, सबसे पहले पूछा हुआ है व्हाट इज साइंस. ठीक है, कि हम लोग साइंस जानेंगे तभी तो फिजिकल वर्ल्ड जानेंगे. और साइंस का ही एक पार्ट है, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल साइंस. क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस. और नेचुरल साइंस का ही पार्ट होता है क्या, हमारा फिजिक्स. ठीक है, और फिजिक्स हम लोग बोलते हैं क्या, ये फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर. ये मैं सब बताऊंगा, चिंता नहीं करना है. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि साइंस क्या होता है. और साइंस क्या, हर चीज की पढ़ाई को साइंस बोल सकते हैं क्या, हर चीज को साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं क्या. तो हम ये भी सीखेंगे व्हाट इज साइंटिफिक मेथड क्या होता है. और डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टडी ऑफ नेचर है हम किससे करेंगे. देखिए, जब हम लोग स्टडी ऑफ नेचर करेंगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉज है. ठीक है, और उन लॉज को चलाने के लिए वो लॉज बेस्ड हैं किसके, फोर्सेस पे, कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल फोर्सेस पे. और उस फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आगे. ठीक है, और उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. सबसे पहले हम लोग सुनते हैं व्हाट इज साइंस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज साइंस. तो साइंस क्या है, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया. ठीक है, यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या है, वो लैटिन वर्ड साइंसिया. ठीक है, साइंसिया से क्या हुआ है, जो हमारा साइंस वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना. जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक संस्कृत वर्ड है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन, विजनन. और अरेबिक वर्ड है इल्म. इसका भी मतलब क्या होता है, सिमिलर ही होता है. इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं. ठीक है, संस्कृत में विजनन बोलते हैं, अरेबिक में इल्म बोलते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साइंस वर्ड है, इसका सिंपल मतलब क्या है, कि किसी भी चीज के बारे में जानना. और कैसे जानना, वो यहाँ मैंने डिफाइन करा है साइंस के डेफिनेशन में. क्या लिखा हुआ है साइंस, साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना. मतलब एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी गए स्टार्ट कर दिए, नहीं, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है. एक सिस्टम से हम क्या करेंगे, इस नॉलेज को गेन करेंगे. और उस नॉलेज को गेन करने के बाद क्या करेंगे, नेचुरल फिनोमिनास को समझेंगे. ये नेचुरल फिनोमिनास हमारे आसपास जो हो रहे हैं उसको समझेंगे. जैसे जो हमारा एप्पल है,
वो नीचे गिर गया, फॉलिंग ऑफ एप्पल, ठीक है, किसी भी बॉल को ऊपर भेजोगे फेंकोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस नीचे ही आएगा। तो इसी सब के बारे में जानना है, ठीक है। अब सिंपल सोचो, अब इस नॉलेज को यूज करके क्या करेंगे, अब लिखेंगे, लिख रहा है क्या, एंड यूज दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिना। बोल रहा है कि हम लोग नॉलेज को जानेंगे, किस नॉलेज को, सिस्टमेटिक नॉलेज को, और फिर प्रिडिक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और कंट्रोल करेंगे। सिंपल, ठीक है। सिंपल सोचिए, अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने से पहले हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का आने वाला है, ठीक है। कितने देर में आने वाला है ये नहीं पता कर सकते, ठीक है। कितने मीटर का आने वाला है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, कितने दिन में आएगा, ये हम कंट्रोल कर पाएंगे किससे, हमारे साइंस से, साइंस का यूज करके, नॉलेज से, उस नॉलेज से, ठीक है। इसलिए साइंस को क्या बोला गया है, साइंस को बोला गया है साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड इट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर प्रिडिक्ट करेंगे। हम लोग जो भी अपने आसपास देखते हैं इन सभी चीजों का क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि साइंस क्या है, साइंस इज टू नो एनीथिंग, साइंस इज टू नो एनीथिंग एंड दिस नॉलेज इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई, कंट्रोल एंड फिनोमिनन ऑफ द नेचर। ओके, आई होप आपने साइंस समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम साइंस के मेथड्स के बारे में कि साइंस का मेथड क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, ठीक है। देखिए, साइंटिफिक मेथड के इंटरकनेक्टेड स्टेप्स से होते हैं, ठीक है। सिर्फ साइंटिफिक मेथड किसी चीज को बोलते हैं, हम मान लो कोई हम लोग बोलते हैं कोई चीज कि इसको साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करने की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड का सिंपल मतलब समझिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट वी डू फर्स्ट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वी डू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोग एप्पल गिरा रहे हैं, छोड़ा तो वो नीचे ही गिरा, ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखिए, एप्पल गिराया, अभी और चीज भी गिराएंगे तो सब चीज क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। फिर क्या करेंगे, उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करेंगे। जैसे कि एप्पल को गिराया, वो पहले गिरा, या फिर एक पेपर को गिराएंगे, वो पहले गिरेगा, कौन पहले गिरेगा, ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग हो गया इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, इस मास को, किसी एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे एफ इज इक्वल टू कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो हम लोगों ने मैथमेटिकली कर दिया, ये मैथमेटिकली प्रिडिक्शन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे कि अरे बताइए कि किसी ट्रक को ही गिरा दिया जाए ऊपर से नीचे, किसी आदमी को ही गिरा दिया जाए छत से नीचे, तो क्या वो नीचे आएगा, तो हाँ आएगा। हम लोग उसको प्रिडिक्ट करेंगे। अब प्रिडिक्ट करने का क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब किसी आदमी को क्या करेंगे, जाएंगे और बहुत बड़े माले से धकेल देंगे, तो क्या वो नीचे आएगा, हाँ वो नीचे आएगा। सुपरमैन तो नहीं है कि उड़ जाएगा, ठीक है। तो वो प्रेडिक्शन करेंगे और प्रेडिक्शन क्या करेंगे, उसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। और मे बी वो थ्योरी जो हम लोगों ने रिलीज की है वो फॉल्सिफाई भी कर जाए, तो जब फॉल्सिफाई कर जाएगा तो फिर से ऑब्जर्वेशन पे आ जाएंगे, फिर से उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब ये वेरिफिकेशन तक आ जाता है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड से हम लोगों ने प्रूव किया है इस फिनोमिना को, इस फॉर्मूले को, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, आई होप आपको साइंटिफिक मेथड समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड स्टेप से सॉल्व होता है, जिसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग होती है, फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है, फिर प्रेडिक्शन किया जाता है और उसको वेरीफाई किया जाता है या फॉल्सिफाई किया जाता है। वेरीफाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉल्सिफाई कर देंगे तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग से सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। एंड हम लोग को मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को तैयार करना पड़ेगा, इस मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप अपने साइंटिफिक मेथड समझ लिया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग व्हाट साइंस क्या होता है, साइंस। अब साइंस के देखिए दो टाइप है, साइंस तो मैंने पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, सॉरी। साइंस के दो टाइप है, पहला कौन सा टाइप है, नेचुरल साइंस, एंड दूसरा कौन सा टाइप है, आर्टिफिशियल साइंस। तो हम लोग को इस साइंस के बारे में पढ़ना नहीं, क्योंकि ये नेचुरल साइंस से ही इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे रॉकेट का बनाना, रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस इज व्हाट, रॉकेट साइंस इज आर्टिफिशियल साइंस, ठीक है। क्योंकि हम लोग नेचुरल साइंस का यूज करके
रॉकेट साइंस पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, नेचुरल साइंस से ही आर्टिफिशियल साइंस हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस 3 टाइप के होता है, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। और हिंदी में इसे क्या क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी, ठीक है। भौतिकी, और भौतिकी को हम बोलते हैं क्या, इट इज अ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइंस के टाइप होते हैं। और हम चलेंगे आगे किसके साथ, फिजिक्स के साथ। अब व्हाट इज फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, सिंपल सोचिए, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। जो भी लॉज हैं, बेसिक लॉज नेचर के, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, और इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या मैनिफेस्टेशन है, ये किस लॉ से नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स स्टडी बोलते हैं। इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। अब सिंपल सोचिए, मैंने बोला कि मैंने एप्पल रिलीज किया तो वो क्या हो गया, ग्राउंड पे आके गिर गया, तो ये क्या हो गया, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। आपने पता ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। अब सिंपल सोचिएगा, नेचुरल फिनोमिनन को अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे किसी लॉ से। अब ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। क्योंकि हमको पता है कि दो बॉडी जिसके पास मास हो, यहाँ पे m हो, यहाँ पे भी m हो, कुछ मास है अर्थ के पास भी ना, तो अर्थ क्या करेगा, दो बॉडी करेगा आपस में अट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो हम लोगों ने फिजिक्स में डील कर लिया कि फिजिक्स में नेचुरल लॉस को भी पढ़ लिया और इनके मैनिफेस्टेशन को, इन्वॉल्वमेंट को, जो भी ये इन्वॉल्व हो रहे हैं नेचुरल फिनोमेना का, उसका उसके बारे में पढ़ेंगे। या फिर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज व्हाट, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। प्रकृति के बारे में पढ़ना और नेचुरल फिनोमिना, जो प्राकृतिक फिनोमिनाज हैं उनके बारे में जो हो रहे हैं, गाड़ी चल रही है, गोल गोल टायर घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, ठीक है। साइकिल चल रही है, साइकिल कैसे बनी होगी, सब पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स में। नेचर पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको फिजिक्स समझ में आया होगा। फिजिक्स में करते हैं, फिजिक्स में सिंपल लॉस को पढ़ते हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट को पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमिना के साथ, ठीक है। अब दो प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं किसके, फिजिक्स के। मतलब फिजिक्स जो है इन्हीं दो प्रिंसिपल सिद्धांतों पर हमारे पास क्या हुआ है, टिका हुआ है। तो पहला क्या है, यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन। अब सिंपल सोचिए, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है। यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी छोटी छोटी चीजों को मर्ज करके पढ़ने में क्या बोलते हैं, उसको यूनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, तो आपने पढ़ा होगा क्या, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्या, एक मिनट थोड़ा वेट कर, आई हैव टू रिमूव दिस। आपने क्या पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, नाम सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी के। और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, दो एस्पेक्ट चार्ज के। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज मोशन में तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद हमको क्या मिला, हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया और क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी बारे में पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिज्म के भी बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपने तो जाना ही होगा, तो सिंपल बात है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यूनिफिकेशन का और मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल बताऊं। देखिए, अगर बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपने क्या करना है, सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को यूनिफाई कर देंगे। जैसे फोर्स, ये एग्जांपल है कि एप्पल क्यों गिर रहा है, फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, ये कहाँ आया, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है। आप क्या कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, ठीक है। मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ, ये किस में पढ़ेंगे आप, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों मूव करता है, ठीक है। या फिर सीधे बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड अर्थ। तो ये सब किस में आया, यूनिफिकेशन में आया। यूनिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्स डाइवर्ज चीजों को
मतलब डाइवर्स फिनोमिनन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, और किसमें, फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज में क्या कर रहे हैं, यूनिफाई कर दे रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोगों ने बोला इसको यूनिफिकेशन। ठीक है, अब व्हाट इज रिडक्शनिज्म? तो देखिए, जब हम लोग बहुत से डाइवर्स चीजों को मिलाते हैं और एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट को तोड़ के बहुत सारे डाइवर्स चीजें हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स चीज है, आई हैव अ कॉम्प्लेक्स चीज, यू थिंक। अब इस कॉम्प्लेक्स चीज को हम लोग ए बी सी डी इस 4 पार्ट में करके पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को इंटरैक्टिव चीजों में तोड़ के पढ़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो ये एक मेथड है, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है किसका, हमारे भौतिकी फिजिक्स का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे थर्मल फिजिक्स की बात करेंगे। थर्मल फिजिक्स एक क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी, फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तोड़ते हैं, देखो तोड़ रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शनिज्म कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग, पढ़ते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आगे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में आएंगे, सब चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की, ये भी चैप्टर ही है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो मे भी आपको ये 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स आपको पता चला होगा। पहला है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या करते हैं कि डाइवर्स फिनोमिना को एक छोटे से कॉन्सेप्ट में, एक छोटे से लॉ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, बना देते हैं डाइवर्स फिनोमिना से छोटा सा एक लॉ पढ़ लेंगे तो पूरा फिनोमिना समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर रिडक्शनिज्म में क्या करते हैं, किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को पढ़ने के लिए उसके क्या करते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं और उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को तोड़ के छोटे ब्रांचेस में तोड़ लिया और उसको पढ़ लिया तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शनिज्म बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया दोनों ये प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स? तो देखिए, इसके 2 डोमेन है, 2 डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो पहला है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। डोमेन का मतलब समझते हैं आप? डोमेन का मतलब होता है कि एरिया, जैसे एरिया, इसके 2 एरिया है, 2 एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पहला है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक एरिया मतलब एक बड़ा एरिया, और दूसरा कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब एक छोटा एरिया। तो मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन है इसमें क्या इंक्लूड है, तो इसमें देखो, इट इंक्लूड्स फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियली एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। लेबोरेटरी में परफॉर्म किए हुए फिनोमिना, टेरेस्ट्रियली मतलब एटमॉस्फेयर में परफॉर्म किए हुए फिनोमिना, और एस्ट्रोनॉमिकली जो स्पेस में हो रहे हैं फिनोमिना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक डोमेन में रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अब आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है क्या, आपको ये क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना है इसमें क्लास 11th और 12th मिला के। तो इसमें क्या करना है हमको, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है वो मेनली माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, जो बड़े बड़े फिनोमिना है, बड़े मॉलिक्यूल्स पे जो लगते हैं, जैसे मान लीजिए कार पे जो फिनोमिना लग रहा है, कार मूव कर रही है तो कैसा फिनोमिना वो कर रही है। ठीक है, तो इसको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो फिनोमिना कहते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा भैया। ठीक है, तो जैसे मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स पे होता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, सिंपल देखिए, वायर है हमारा, फैन है, फिर ऑप्टिक्स पे देखिए, ऑप्टिक्स लाइट, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स हीट। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, जिसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक डोमेन पे डील करते हैं, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन है इसमें क्या करता है, इसमें एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना के बारे में हम लोग पता करते हैं। मतलब देखिए ये बहुत छोटी चीज है, माइन्यूट, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, स्मॉलर नहीं, बहुत सारे स्मॉलर हैं, एटॉमिक, एटम के साइज का, मॉलिक्यूल के साइज का, न्यूक्लियर साइज का फिनोमिना जहां हम लोग डील करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आता है, तो इसमें आता है मॉडर्न फिजिक्स,
विच इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना लाइक एटम हम लोग पढ़ना है, न्यूक्लियाई पढ़ना है, सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नेचर कैसा है न्यूक्लियाई का, नेचर ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पढ़ना है हम लोग को, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभी ये सब धीरे धीरे सब मैं पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे वो है कि रिसेंटली द डोमेन जो एरिया है इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच का जो एरिया है, मतलब देखिए ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक एरिया है, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एरिया है, जो बीच का एरिया है इंटरमीडिएट, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? मीजोस्कोपिक एरिया। और मीजोस्कोपिक एरिया करता है रिसर्च के फील्ड को डील करता है, ठीक है, इट डील्स विद द फील्ड ऑफ रिसर्च। अगर कोई पूछे कि क्या करता है मीजोस्कोपिक एरिया, किससे डील करता है, तब क्या बोलेंगे सीधे कि फील्ड ऑफ रिसर्च से ये डील करता है, कि रिसर्चेस जो हो रहे हैं आजकल नॉर्मली उससे डील करता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों एरिया समझ में आए होंगे, तीनों डोमेन समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मतलब फिजिक्स कैसे रिलेट करता है टेक्नोलॉजी से, या फिर टेक्नोलॉजी कैसे रिलेट करता है फिजिक्स से, और ये जो दोनों मिलके हमारे सोसाइटी के लिए कैसे लाभदायक है, कैसे हमारे सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, मेरिट दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, फायदे दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, मेनी एग्जांपल्स आर देयर टू शो रिलेशन बिटवीन फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, लाइक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का पार्ट है। अब थर्मोडायनेमिक्स जब आया तो इसने क्या किया, हीट इंजन को इंप्रूव कर डाला, ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये हो गया फिजिक्स से टेक्नोलॉजी का रिलेशन। अब स्टीम इंजन क्या हुआ, स्टीम इंजन जब आया तो स्टीम इंजन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर डाला, ठीक है। स्टीम इंजन देखिए, स्टीम इंजन था, अब टेक्नोलॉजी यूज किया है, अब स्टीम इंजन कहाँ यूज किया गया, थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया गया, और फिर थर्मोडायनेमिक्स ने क्या किया, स्टीम इंजन को डीजल इंजन में कन्वर्ट कर दिया। और फिर अब क्या हो रहा है, आजकल जो ट्रेन चल रही है वो डीजल से नहीं चल रही है, अब इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजन बोल सकते हैं। आप गए होंगे आजकल रेलवे स्टेशन पे, तो आजकल डीजल इंजन नहीं चलता है, आजकल इलेक्ट्रिकल इंजन चलते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब बात। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल फोन है, ये किस पे काम करता है, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म काम करता है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का फिजिक्स से ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए ये इंटरकनेक्टेड है आपस में। और जैसे देखिए न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, तो ये फिजिक्स है। अब न्यूट्रॉन को, यूरेनियम जो होता है 235, इसको न्यूट्रॉन से मिलाते हैं तो ये क्या करता है, एक्साइट होता है, और क्या बनता है, 236 बन जाता है, और फिर क्या होता है, टूट जाता है इसमें, बेरियम में, थोरियम में, ठीक है, और फिर कुछ एनर्जी लिबरेट करता है, ठीक है, कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लिबरेट करता है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर सिलिकॉन चिप्स है, जिसने किया, कंप्यूटर का रिवोल्यूशन लाया, सिलिकॉन चिप्स की वजह से क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर का रिवोल्यूशन आया, ठीक है। आजकल जो इस्तेमाल करते हैं हम सिलिकॉन चिप्स, आजकल तो चिप्स नहीं आ रहे हैं, उससे भी छोटे आ गए, क्या नैनो चिप्स आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब सिलिकॉन चिप आया तभी कंप्यूटर का रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड है किससे, सोसाइटी से। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो इवॉल्व हुई हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई हैं। हमारा जो हीट इंजन है, ये जो हमारा स्टीम इंजन है, जो इलेक्ट्रिकल इंजन हैं, जो डीजल इंजन हैं, जब आए हैं तो सोसाइटी के लिए क्या हुआ है, फायदा ही पहुंचाया गया है, ठीक है। आई होप आपने ये समझा होगा, ये लाइंस एग्जाम्पल्स आपने 2-3 याद कर लेना है कि ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है, कि आप दूसरे को बता सके एग्जाम के लिए इतना। ये देखिए ये जो चैप्टर है एग्जाम ओरिएंटेड पूरा नहीं है, ठीक है, ये माइन्यूटली क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे फंडामेंटल फोर्सेस जब मैं पढ़ाऊंगा तब वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा, पूरी तरह एग्जाम में आने लायक हो जाएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सब तो बेसिकली बताया जा रहा है कि एक्चुअली हम लोग फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं और करते क्यों है फिजिक्स, ठीक है। ये बता रहा है कि फिजिक्स होता क्या है, बस सिंपल बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारा टॉपिक आ गया है, अच्छा वाला टॉपिक आया है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर से क्यों बोला गया, ठीक है। तो देखिए, द फोर्सेज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फोर्सेज एंड गवर्न्स द बेसिक फिनोमिना ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि ऐसे फोर्सेज जो अदर फोर्सेज पे डिपेंड ना करें, जबकि ये अगर जो बेसिक फिनोमिना हो रहे हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में,
उसको गवर्न करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे आपको पता ही होगा कि एप्पल को ड्रॉप करे तो नीचे आ रहा है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, बेसिक फिनोमिना है। और ये कौन गवर्न कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला फंडामेंटल फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये हमको पता करना है। तो देखिए, इट इज अ फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स। देखिए, दो मासेस है, सिंपल सोचिए, हमारे पास ये m1 है और ये m2 है, दो मासेस है। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज करिए r है। तो देखिए, ये जो m1 है और ये जो m2 है, वैसे तो इनको पॉइंट मासेस बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी चिंता नहीं करिए, मैं आपको बता दूंगा कि पॉइंट मासेस क्या होते हैं। देखिए, ये जो दोनों मासेस हैं, इनके बीच में एक फोर्स लगता है और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है। ठीक है, अब ये कितना लगता है तो पहले बता दूं मैं। देखिए, जो फोर्स होता है, सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, मतलब सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब ये क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, सिंपल सोचिए पहले इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, कि जितने मासेस होंगे, मतलब जितना हैवी मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उस पे उतना अधिक फोर्स लगेगा, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उतना अधिक फोर्स उस पे लगाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल सोचो, अगर मैं बोलूँ कि मेरा वेट 10 kg है और मेरे दोस्त का वेट 550 kg है, तो मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मैं उस पर कम फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब ये डिपेंडेंट किस पे है, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि देखिए, यहाँ पे फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये है कि अगर सेपरेशन कम है तो फोर्स क्या है, ज़्यादा है, और सेपरेशन अगर ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर फोर्स को अगर मैं टू टाइम सॉरी अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा। देखो स्क्वायर हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होता है कंप्लीट फोर्स। ठीक है, और ये जो जी की वैल्यू होती है, जी जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये करता है क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग रेंज का मतलब ये होता है कि दो मासेस है, m1 है m2 है, इसके बीच का सेपरेशन चाहे कितना भी हो जाए, फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ मैं बैठा हूँ अपने घर और आप कहीं दूर कहीं बैठे हैं यूएसए में, तभी भी हमारे बीच का जो मासेस है, मासेस की वजह से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, याद रखिएगा ये बात, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। मतलब बहुत दूर, जब सिंपल सोचिए ना, अर्थ और सन के बीच कितना दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है, करीबन 5 बिलियन दूरी है, कम से कम 5 बिलियन किलोमीटर है। अब इतनी दूरी होने के बावजूद भी सन और अर्थ में क्या करता है, फोर्स लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, बहुत दूरी के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। बहुत दूरी पे मास रखे होंगे तभी भी इन दोनों ये फोर्स लगता है। ठीक है, आपको मे बी लॉन्ग रेंज फोर्स समझ में आया कि लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है, कि बहुत दूरी तक भी ये फोर्स अटेन कर सकता है, लग सकता है। ठीक है, अगला है, इट इज यूनिवर्सल फोर्स विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम। बोल रहा है कि इट इज यूनिवर्सल फोर्स, यहाँ पे मैंने जी का इस्तेमाल किया ना, जी, व्हाट इज जी, इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चाहे कोई भी मीडियम हो, इसकी वैल्यू सेम रहती है, और मास का भी चेंज होता है ना, डिस्टेंस चेंज करेंगे नहीं, तो हमेशा क्या होगा, फोर्स बराबर आएगा भाई। चाहे तुम एयर में रखो चाहे वाटर में रखो, दो मासेस को, फोर्स विल बी इक्वल। ओके, बोल रहा है कि इट इज वीकेस्ट अमॉन्ग ऑल द फोर्सेस। अरे ये वीकेस्ट है भाई, याद रखिएगा, अभी ये वीकेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है। मतलब सन और अर्थ के बीच में वीक फोर्स लग रहा है, तभी भी सन और अर्थ क्या हो रहे हैं, आपस में क्या है, स्टेबल है। नहीं तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता तो दोनों क्या होते, आपस में टकरा जाते। अरे घिसता तेजी से, सिंपल सोचो, अगर ये मास है, हमारा सन है और ये अर्थ है, अगर ये सन जो है अर्थ को बहुत तेजी से खींचे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सन क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा अर्थ को अपने अंदर। तो ये वीकेस्ट फोर्स है, वीक फोर्स है, इसलिए क्या है, मासेस अपने जगह पे हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, और मैंने बताया कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो मासेस होते हैं, सिंपल सोचिएगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। और अट्रैक्टिव का मतलब ये रिपल्सिव नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते रिपल्सिव? सिंपल सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। मास कभी जीरो हो सकता है किसी बॉडी का? मास जीरो हो सकता है किसी बॉडी का? तो सुनिए, मास जीरो होने का मतलब ये है कि अब ये फोर्स कितना हो गया? फोर्स भी जीरो हो गया है। मास नेगेटिव हो सकता है क्या किसी बॉडी का? अब मास नेगेटिव होगा तभी तभी तो फोर्स नेगेटिव होगा, और फोर्स नेगेटिव होगा तभी तो इसका मतलब, फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है? कि अट्रैक्टिव है, सॉरी रिपल्सिव है, क्योंकि अट्रैक्टिव तो हम लोग प्लस वाले ले चुके हैं ना। सिंपल सोचिए, फिजिक्स में क्या होता है, अगर एक एक रसायन आपने दूसरे के लिए असाइन कर दिया, जैसे सपोज करिए कि प्लस हम लोगों ने जो फोर्स है यहाँ पे कुछ आएगा, सपोज करिए 20 न्यूटन का फोर्स आया किसी दो बॉडी के बीच में। हम लोगों ने दो मास के बीच में फोर्स निकाला, 20 न्यूटन आया, तो ये पॉजिटिव आया, तो हमेशा अट्रैक्टिव के लिए क्या कर दिया? इसको असाइन कर दिया है। तो अगर मास नेगेटिव होता तब ना फोर्स नेगेटिव होता, तब ना रिपल्सिव होता, जबकि मास नेगेटिव हो नहीं सकता, दैट इज वाई फोर्स भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। बस ये आप आंसर देंगे, सिंस मास कैनॉट बी नेगेटिव, यार नेगेटिव मास कैनॉट बी what exist, simple, negative mass is what does not exist, that is why the force of repulsion between two masses never exist। ठीक है, अब अगला क्या है? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव इन नेचर? कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब ये है कि इस फोर्स की वजह से एनर्जी में चेंज नहीं होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए कि क्या हो रहा है कि एक बॉडी है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो अभी ये रेस्ट में था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो गया? ये मूव करने लगा। अब मूव करने लगा, अभी ये रेस्ट में था, सिंपल सोचो, रेस्ट था, अब मूव करने लगा। तो जब रेस्ट में था तो इसके पास क्या था? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था। क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। और जब काइनेटिक, जब यहाँ पे इसको फोर्स लगाया गया तो इसको क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब जितना इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी था उतना ही ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जितना हम लोगों ने इस पे फोर्स लगाया। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी फोर्स लगने के बाद भी क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। और इक्वल होने का मतलब क्या है? कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंजर्व है। क्या है? कंजर्व है, क्योंकि अभी भी इक्वल है। ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इस समय जब रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इस समय जीरो, क्योंकि मोशन में है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी में है। ठीक है, तो बस यही बोलते हैं, दैट इज व्हाई द टोटल एनर्जी इज इक्वल एंड हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है, ये एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाता है, याद रखिएगा। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाने वाले फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ लिया है। और एक और चीज आपने समझना है। क्या समझना भाई? तो एक चीज समझिए, पहले बात मैं आपको बता दूं, एक चीज समझने वाली बात क्या है। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे मास है m1 है, ठीक है, और यहाँ पे मास है m2, ठीक है, तो ये जो है m1 जो है m2 पे तभी फोर्स लगाएगा जब m1 कुछ चार्ज पार्टिकल एक्सचेंज करेगा m2 से, और m2 कुछ चार्ज पार्टिकल एक्सचेंज करेगा m1 से। मतलब सिंपल सोचो, मेरे पास दो बॉडी है, ये एक, इन दोनों के बीच में फोर्स तभी लगता है जब कुछ पार्टिकल्स, कुछ सर्टेन पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? ये दोनों एक्सचेंज करते हैं। सिंपल सोचिए, मैं जो बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पार्टिकल्स, दो मास या कोई भी चीज, दोनों के बीच में फोर्स तभी लगता है जब इन दोनों के बीच में कुछ पार्टिकल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, याद रखिएगा। और उन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्टिकल्स, एक्सचेंज पार्टिकल्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ये जो पार्टिकल होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेविटॉन। मतलब सिंपल सोचिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, सॉरी, या एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पे मैंने रखा हुआ है, अर्थ पे हम लोग है ना, हमारे मैं ही बैठा हूं अर्थ पे,
तो मेरे बॉडी से कुछ ग्रेविटॉन निकल रहे हैं, अर्थ पे जा रहे हैं, और अर्थ से कुछ ग्रेविटॉन मेरे बॉडी पे आ रहे हैं। इसीलिए ये जो फोर्स है ये हमारे बीच में लग रहा है, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखिएगा, एक्सचेंज पार्टिकल इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटॉन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, चलिए वैसे ही अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो वही सिंपल बात, सिंपल सोचिए, द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, या फिर अभी अभी ऐसे मत बोलियो, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस समय इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो कुलॉम्स लॉ में आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें क्या बोला है कुलॉम्स लॉ ने, कुलॉम्स ने क्या बोला कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जिनका सारा चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है। ठीक है, पूरा एक ही पॉइंट पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये सपोज करो Q1 Q2 दो चार्जेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, तो बोल रहा है कुलॉम ने बोला है कि जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, और Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, और फोर्स जो है क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, और इस समय Q1 Q2 क्या है, रेस्ट में है, और ये इस समय जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव इन नेचर, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसमें क्या फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब मैंने क्या बताया कि जब चार्ज रेस्ट में है तो उस समय कैसा फोर्स लगेगा, कोलम्बिक फोर्स लगेगा या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल बात। ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो जब मूव करेगा चार्ज तब प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये क्या, व्हेन चार्ज मूव्स। अब चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये जो फोर्स है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम है। क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट इज वाई, क्योंकि चार्ज की वजह से ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो रहा है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स है, तो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब यही, दोनों पार्टिकल्स बहुत दूर दूर भी हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल बहुत दूर दूर भी हैं, तो उनमें ये फोर्स एप्लीकेबल होगा, लगेगा। ठीक है, फिर क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अब सिंपल सोचो ना, चार्ज नेगेटिव भी होता है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड चार्ज कैन बी नेगेटिव, therefore charge can be the force between the charges are attractive as well as repulsive also. ठीक है, एंड दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब ये जो फोर्स है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, मीडियम पे। और मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है जिसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटॉन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है, जो एक्सचेंज पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा फोटोन। याद रखिएगा, फोटोन है। ठीक है, फोटोन क्या होता है, हमारा एक्सचेंज पार्टिकल होता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, और जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, टेंशन, ये जो सारे फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन, ये सारे फोर्सेस है वो कैसे फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहे हैं, चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डिपेंड ऑन द चार्ज। चार्ज कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव होगा। आपको पता है कि पॉजिटिव होगा, सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, तो देखिए ये जो फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ठीक है, अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो कुछ भी न्यूक्लियस में जो भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में कुछ भी प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जनरली क्या करते हैं उसको, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को बाइंड कर, सिंपल सोचिए।
हमको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव, वही मैंने बताया क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन करते होंगे, तभी तो एक न्यूक्लियस में बाइंडेड होंगे। तो मतलब यहाँ पे कुछ अलग फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो कैसा फोर्स है ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये। इसीलिए यहाँ पे नया एक लॉ बनाया गया, नया फोर्स दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो क्या करता है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। यही फोर्स है क्या है, जो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी लेवल, इसी को बोलते हैं फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस शॉर्ट रेंज पे काम करता है। मतलब सिंपल सोचो, अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी है, 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15, तभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा उसके ऊपर। अगर इससे अधिक बढ़ा देंगे तो इस पे काम नहीं करेगा। अब एक और बात मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, इसी में देखिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो प्रोटॉन ले ले, हाँ, एक प्रोटॉन ये, दूसरा प्रोटॉन ये। अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी जो डिस्टेंस है सपोज करिए, हाँ, 1 फर्मी लेवल है, 1 फर्मी लेवल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। इस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है। लेकिन लॉन्ग रेंज होने की वजह से इनकी दूरी, ये जब काम करता है इनकी दूरी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डोमिनेट कर रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन का डिस्टेंस मैं कम करता हूँ और ये लेते रहता हूँ कहाँ पे, प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब सिंपल देखो, इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से रिपेल करेंगे, सब रिपल्सिव है, और इसके वजह से अट्रैक्टिव है, ठीक है। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, जनरली अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्यों ऐसा बोला जाता है। अब 1 फर्मी लेवल पे प्रोटॉन प्रोटॉन रखे हुए हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 फर्मी लेवल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव होकर क्या है, दोनों का चार्ज सेम है, सिंपल बात है। तो 1 फर्मी लेवल पे अट्रैक्टिव नेचर ज्यादा क्या है, होल्ड कर रहा है, ज्यादा डोमिनेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिपल्सिव नेचर। इसीलिए ये अभी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका 0.8 फर्मी तक ले आते हैं, ठीक है। मतलब फर्मी लेवल को और मतलब और छोटा और नजदीक ले आते हैं। तो सिंपल सोचो, नजदीक लेके जाएंगे, नजदीक लेके जाएंगे तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या करेगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और नजदीक लेके जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, हमको डिस्टेंस कम करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अरे सिंपल सोचना है, अभी ये डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेटिंग है ना इस केस में। अब जब डिस्टेंस घटाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल बात है, क्योंकि डिस्टेंस घटाने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो, तो इस समय क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब सिंपल सोचो, दोनों इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, 0.8 फर्मी लेवल से और कम पे अगर ले जाएं हम, 0.8 फर्मी लेवल से अगर सपोज करो 0.4 फर्मी लेवल तक ले गए ना, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, डिमोलिश कर जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस पे क्या करता है, डोमिनेट करता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, टूट जाता है, न्यूक्लियस विल ब्रेक, न्यूक्लियस ऐसे बोल सकते हैं, न्यूक्लियस विल लूजेस इट्स स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी क्या करेगा, न्यूक्लियस लूज कर देगा। जब 0.4 फर्मी लेवल तक हम लोग डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है अपनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, छोड़ देगा और न्यूक्लियस टूट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना अच्छा साइंस है इसमें, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा लॉजिक हो गया ना चलिए पढ़िए, ऐसे ही पढ़ेंगे तभी काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, सिंपल बात है, चार्ज पे डिपेंड करता। तो यहाँ पे देखिए फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव होता है, ठीक है।
लेकिन स्पिन डिपेंडेंट था। अब ये स्पिन डिपेंडेंट क्या है, तो सिंपल सोचिए स्पिन डिपेंडेंट क्या, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। देखिए स्पिन डिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में हल्का सा एक लाइन लिखा हुआ है लास्ट में कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, क्वार्क से। और ये जो क्वार्क है इनका मूवमेंट होता है अप साइड क्वार्क या फिर अप स्पिन क्वार्क बोलते हैं इसको, एक को बोलते हैं अप स्पिन क्वार्क और एक को बोलते हैं डाउन स्पिन क्वार्क, ठीक है। अभी सिर्फ दो ही का नाम लिख रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी मूवमेंट के लिए सिर्फ दो का नाम लिख रहा हूँ, एक अप एक डाउन, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक न्यूट्रॉन लूँ, ठीक है, जो अप स्पिन कर रहा है और एक और न्यूट्रॉन लूँ जो अप स्पिन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में जो फोर्स निकालूं, सपोज करिए F1 निकाला, और एक n न्यूट्रॉन लूँ जो अप कर रहा है और एक जो न्यूट्रॉन लूँ वो डाउन कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स निकालो, सपोज करो F2, तो यहाँ पे देखिए जो F1 होगा वो ज्यादा होगा F2 से, मतलब फोर्स बिटवीन टू अप स्पिन क्वार्क्स इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन अ स्पिन एंड अ डाउन स्पिन क्वार्क, ठीक है, क्योंकि ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो क्या होगा, फोर्स कम होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जनरल बात है, अभी बस दिमाग में रखिए कि ऐसा हो रहा है, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा, चाहे आप IIT ले लीजिए, जेई ले लीजिए या नीट ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। IIT मैंने जे एडवांस के लिए बोला, ठीक है, जे एडवांस, जेई मेंस, नीट, इससे बाहर इस चैप्टर से नेवर आस्क, ठीक है। लेट बी। अब इसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या क्या होंगे, अब सिंपल बात है, मैंने बताया ना कि फोर्स लग रहा है मतलब एक्सचेंज पार्टिकल होंगे, तो इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए एक्सचेंज पार्टिकल क्या होते हैं, तो इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं क्या, अल्फा सॉरी पाई मीजोन, क्या होते हैं, पाई मीजोन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा पाई मीजोन, ठीक है, पाई मीजोन। अगला बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स भाई, वेरी गुड, इट इज वीक। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीक है भाई, वीक नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, देखिए मैं लिखा भी हूँ, इट इज नॉट वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से भाई बहुत ताकत होता है इसके पास, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, दिस न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन बीटा डीके। अब मैं आपको बीटा डीके बताता हूँ, सिंपल देखिएगा, ठीक है। बीटा डीके क्या होता है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब, ठीक है। व्हाट इज दिस, अब देखिए बीटा डीके, तो एक होता है बीटा डीके में बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है, बीटा सिंपल सोचिए बीटा पॉजिटिव डीके है और एक क्या है, बीटा नेगेटिव डीके। तो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन डीके करेगा मतलब टूटेगा किसमें, न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में। देखिए आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, तो देखिए लड़का का अपोजिट लड़की होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन होता है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। उसके पास सेम चार्ज होता है, बस अपोजिट इन नेचर होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन से अलग याद रखिएगा। और एक प्रोवाइड करता है न्यूट्रिनो, इसके क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। और ये बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन नहीं, इसमें प्रोटॉन नहीं होता है भाई, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में टूटता है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो देखिए कोई भी अल्फा बीटा डीके क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी डीके, ये क्या है, रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके में कोई भी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, ये सब जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसके बीच का जो फोर्स बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इनके बीच का जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो भी बाय प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ओनली इन बीटा डीके, मतलब दिस न्यूक्लियर फोर्स जो भी बीटा डीके हो रहे हैं, बीटा डीके में जो क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। लिखा भी है आगे कि दिस फोर्स एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस। व्हाट इज न्यूट्रिनो, अनचार्ज पार्टिकल है, बस अभी याद रखिए, ठीक है, बाद में जब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी तब आप समझेंगे, ठीक है। तो दिस फोर्स एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स एंड neutrinos during a radioactive decay. It is also a short range force. It is also a short range force. याद रखिएगा, it is also a short range force. ठीक है, short range force का मतलब होता है कि ये कम डिस्टेंस पे लगता है, बस इतना याद रखिए, ठीक है।
चलिए अब आगे बात करते हैं हम कंजर्वेशन लॉज की। कंजर्वेशन लॉज का मतलब कि जो हमारा फिजिकल लॉज है, नेचर ऑफ फिजिक्स। नेचर ऑफ फिजिक्स क्या करता है? फिजिक्स का ये नेचर है कि किसी चीज को भी कंजर्व करना। क्या करना? कंजर्व करना। कंजर्व करने की आदत है फिजिक्स की, और उस चीज को, किसी भी चीज को कंजर्व कर लिया तो कुछ लॉ चाहिए ना, जिससे हम लोग मान सकें, हम लोग पढ़ सकें, जिससे क्या करें, कंजर्व करें। तो देखिए दुनिया में चार जो लॉ है वो कंजर्वेटिव लॉज है। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। सीधे देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैंने एनर्जी नहीं बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बोला, दोनों को मिलाकर बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। और इसे दिया था किसने? हमारे आइंस्टीन ने। क्या बोला था? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, की मतलब एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ये प्रूफ तो नहीं हो पाया कैसे किया, मतलब एप्लीकेशन इसका नहीं ला पाए, कि अगर ऐसा हुआ होता तो बस हम लोग सोचते और कहाँ होते, लंदन होते, ठीक है, और बस सोचते वाशिंगटन डीसी, सोचते न्यूयॉर्क, मतलब सीधे मास एनर्जी में ट्रांसफर, और कहीं दूसरे जगह जाके क्या हुआ, मास में वापस कन्वर्ट हो गया। सिंपल सोचो यार, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन ये कंजर्वेटिव लॉ है, प्रूव्ड है मैथमेटिकली, बस एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। आइंस्टाइन लॉ है। दूसरा कौन सा लॉ है? दूसरा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड आप लोग पढ़ेंगे अभी, कि किसी भी ऐसा सिस्टम जिससे ना मास ट्रांसफर हो ना एनर्जी ट्रांसफर हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज हमेशा सेम होता है, इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। अभी बस आप यही याद रखिए कि चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड, ना चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसको वन फॉर्म से, सॉरी, बस हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे, एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्ट, और एक है पेयर एनहेलिशन। एनहेलिशन, एनहेलिशन स्पेलिंग देख लो, एनहेलिशन का ANNHILIA, एनहेलिशन, ये हो गया। इसमें क्या होता है पेयर प्रोडक्ट में? पेयर प्रोडक्ट में क्या होता है, मेरे पास गामा है, तो गामा जो रे होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट करता है। तो देखो इधर जो चार्ज है वो कितना है, नेट चार्ज 0 है, और इधर भी नेट चार्ज देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक पॉजिट्रॉन का चार्ज, नेट जोड़ो कितना है, 0। तो नेट चार्ज देखो इसमें सेम है। और इनहेलिशन में देखो, जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है दोनों जुड़ते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, गामा रे क्रिएट करता है। तो यहाँ भी सेम है, इधर कितना है, नेट चार्ज 0, इधर भी नेट चार्ज कितना है, 0। तो ये दोनों क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कौन सा लॉ है? तीसरा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। और याद रखिएगा, लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज 0। एंड अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कोई भी बॉडी रोटेट करती है ना, सिंपल सोचिए, कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, तो किसी भी बॉडी को रोटेट करने में इस पे फोर्स नहीं लगता है, इस पे टॉर्क लगता है, ठीक है। फोर्स का ही भाई है, जब बॉडी गोल में घूमेगी तो टॉर्क लगेगा, तो इस समय टॉर्क कितना होता है, 0। और इस समय मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेशन लॉज, ये हो गया हमारे पास सारे लॉज हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ किसके बारे में, तो रेंजेस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ दिस वाटर, न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रेंथ के बारे में। ये स्ट्रेंथ कैसा है? तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन दे दूँ आपको, कि आप फिर बोले ना मुझे कि आपने स्ट्रेंथ नहीं बताई। तो स्ट्रेंथ का आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, वेट फॉर अ मिनट। स्ट्रेंथ के आइडिया में देखिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा, फिर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है उसके बाद, ठीक है। और सबसे कम किसका मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल, सबसे छोटा वाला फोर्स। अब रेंज क्या है इसका, सबसे पहले इसको अगर 1 मानते हैं तो इसको हो जाएगा 10⁻², ठीक है। अगर ये हो जाएगा 10⁻13 और ये हो जाएगा 10⁻39, ठीक है। तो देखिए 10⁻39 टाइम्स कम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 100 टाइम्स कम है, 10⁻2 है ना, तो 1/100 हो जाएगा, और ये 10⁻13 टाइम्स कम है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। वीकेस्ट कौन सा है, तो वीकेस्ट ये है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा, इतने अच्छे से कि आप भूल जाएंगे कि यार, डर तो भूल ही जाएंगे फिजिक्स से, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कहीं मत जाइए, एंड ये लाइक, घर पे रहिए, सबको देखते रहिए सबका, ठीक है। चलिए, थैंक यू।